एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। थिएटर, स्टेडियम और रेस्टोरेंट समेत कुल 6 जगहों पर हुए इस आतंकी हमले में 153 लोगों की जान चली गई है। पेरिस में रह रहे भारतीय तो सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस का दुनिया में आतंक बढ़ता जा रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आईएसआईएस भारत के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली से 6,500 किलोमीटर दूर पेरिस में हुए इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं, क्योंकि 7 साल पहले मुंबई में 26/11 हमले की याद इसने ताजा कर दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की शय पर मुंबई में हुए हमले के बाद क्या आईएस भी ऐसे किसी हमले की साजिश रच सकता है? आईएसआईएस इज एन ऑफशूट ऑफ अल-कायदा और अल-कायदा की थ्रू यहाँ पे इंडिया में कभी भी अटैक हो सकता है, ऐसा बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर 17 सितंबर को दर्ज मुकदमे की ये वो कॉपी है जो ये बताती है कि आईएस अपने सहयोगी संगठन अंसार और तावीद के साथ मिलकर दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में आतंकी हमले कर सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये जरूरी नहीं होता कि आईएसआईएस किसी दूसरे देश में हमला करने के लिए अपने किसी आतंकवादी को इराक या सीरिया से भेजे, बल्कि उसके समान विचारधारा वाले लोग दूसरे देश में बाकायदा आतंकवादी हमला करते हैं और इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस अपने ऊपर ले लेता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जांच एजेंसी एनआईए ने जानकारी के आधार पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इससे अछूता नहीं रह सकता है। कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पिछले साल गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारतीय युवकों में आईएस को लेकर बढ़ रहे आकर्षण पर चिंता जता चुके हैं। आईएस में महाराष्ट्र के कल्याण से 4 लड़के शामिल हुए थे। इनमें अरीफ मजीद नाम के एक युवक को एनआईए ने वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा हैदराबाद से 7 भारतीय युवक कोलकाता के रास्ते सीरिया जा रहे थे। परिवार को शक हुआ तो उन्होंने एजेंसी को खबर की, तब उन्हें भारत में ही रोक लिया गया। 4 लोगों को तो हम जानते हैं जो बच्चे कल्याण से गए हैं। देन हाउ मेनी अदर बॉयज हैव गॉन, वी डोंट नो. And as per the reports, we can say a lot of Western European girls and boys are getting attracted to ISIS, and being available for ISIS is a very big danger. हैदराबाद में आईएस के लिए कथित तौर पर युवकों की ऑनलाइन भर्ती करने वाली संदिग्ध महिला अफशा जबी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। अफशा दुबई में रहकर आईएस के लिए ऑनलाइन भर्ती करती थी। आईएस से संबंध के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात में पकड़ी गई अफशा को हैदराबाद भेजा गया, जहां पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। नॉन आईएस इतने आ चुके हैं कि अब हमको जो है आईएस और आईएसआई दोनों एक ही बराबर लगते हैं। हम तो कहते हैं टेररिस्ट है, हमको तो तैयार रहना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन के चैनल 4 के खुलासे के बाद मेहदी मसरूर बिस्वास नाम के शख्स को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला मेहदी मसरूर बिस्वास आईएसआईएस के ट्विटर हैंडल @शमी विटनेस को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला मेहदी ऐसे लोगों की मदद करता था जो आईएस से जुड़ना चाहते थे। आईएस की तरफ आकर्षित हो रहे युवाओं से लेकर उन्हें बहलाने फुसलाने वालों की निशानदेही कई बार हुई है। ऐसे में जो घटनाएं देश से बाहर हो रही हैं, वही खतरा भारत पर भी बना हुआ है। और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है भी या नहीं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ अहम सवाल अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि भारत के लिए आईएसआईएस कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्या पेरिस जैसे हमले को रोकने में हम सक्षम हैं। एक और अहम बिंदु इस मुद्दे से जुड़ा हुआ ये है, जिसका सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या आईएसआईएस भारत को भी निशाना बना सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले, कितना बड़ा खतरा है और क्या जिस तरह का हमला पेरिस में हुआ उस तरह का हमला अगर भारत में हो तो क्या उससे निपटने में हम सक्षम हैं या नहीं, इसकी बात करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले मौजूद है। नितिन, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मुंबई में जिस तरह का हमला हुआ उससे तुलना की जा रही है पेरिस के हमले की। पेरिस में जिस तरह का हमला हुआ, अगर वैसा हमला आज भारत में होता है तो क्या निपटने में सक्षम हैं हम?
मैं समझता हूँ, देखिए 7 साल होने जा रहे हैं मुंबई हमले को। 26/11/2008 में हमला हुआ था। उसके बाद काफ़ी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने वहाँ पे काफ़ी स्टेप्स लिए थे ऐसे हमले को नाकाम करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि एनएसजी और स्टेट पुलिस के जो कमांडो यूनिट्स वगैरह हैं उनको इक्विप किया गया है। पर मैं समझता हूँ आतंकी हमला जो है उसको प्रिवेंट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। देखिए पेरिस जैसे या फ्रांस में जो आतंकी विरोधी उनके जत्थे हैं वो अच्छी तरह से लेस हैं, आधुनिक हथियार है, इंटेलिजेंस अच्छा है, फिर भी वो इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए क्योंकि आतंकी हमले में आतंकी जो होते हैं वो अपना टाइम और स्पेस चूज कर सकते हैं। इसलिए जो पहला सरप्राइज है वो हमेशा उनके तरफ से होता है और उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारत ने काफ़ी प्रगति की है 2008 के बाद ऐसे हमले का सामना करने के लिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत तैयार है, पर कितना तैयार है वो होगा, अगर हमला होगा तभी पता के चलेगा। मुताबिक प्रगति हुई है, लेकिन कितनी हुई है इसका भी सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे साथ लेकिन दीपांजन चक्रवर्ती हैं, पूर्व एनएसजी कमांडो हैं, उनसे जानते हैं। दीपांजन, हम जब ये बात करें कि हम कितने सक्षम हैं और 2008 के बाद क्या सीख ली है भारत ने और कितनी तैयार किया है अपनी जो कमांडो फोर्सेज हैं उन्हें, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होता है या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होता है, इसके दो पहलू होता है। एक तो पहलू होता है इनका ट्रेनिंग और दूसरा पार्ट है इनका ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स एंड दूसरे पार्ट होता है इंटेलिजेंस। जहां तक पहले पहलू की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ आवर कमांडोज, इक्विपमेंट्स, नो डाउट वी आर रेडी। दूसरी जो पार्ट है इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस के लिए एक पॉलिटिकल विल का बहुत जरूरी है जी। एंड आई थिंक सुनने में बुरा लगेगा लेकिन 2008 26/11 का बाद भी हम लोग कितना शिक्षा लिए हैं, आई हैव डाउट। बिकॉज उस समय जो बात हुआ था बार बार, एनसीटीसी का जरूरत है, नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर, जो पूरा इंडिया में अलग अलग स्टेटों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखे। रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट इंटेलिजेंस, इसके बीच में इंटरपोल, इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन रखे, जो आज भी नहीं हुआ। मतलब खुफिया जानकारी जब 2008 में जरूरी है ताकि रोका जा सके, इस तरह का हमला ना हो, उसे पहले ही रोका जा सके, उसके लिए मिस्टर गोखले ने बता रहे थे जी। मिस्टर गोखले ने बता रहे थे जी, एक टेररिस्ट तब तक वो एडवांटेज लेंगे जब तक उसका ट्रिगर में हाथ नहीं लगता है या रिमोट ठीक है। और उसके लिए प्रिवेंशन जरूरी है, यानी रोकना जरूरी है। और उसके लिए आपका ये कहना है कि आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा कुछ उतनी मजबूत आपको नहीं लगती। इस पर हमारे जो राजनीतिक मेहमान है उनसे बात करेंगे। नलिन कोनी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका चतुर्वेदी भी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पेरिस में जो आतंकी हमला हुआ उसमें स्टेडियम के बाहर, जो फुटबॉल स्टेडियम था उसके बाहर जो आतंकी हमला हुआ, आत्मघाती हमलावर जो था, उसके पास से जो पासपोर्ट मिला है वो सीरिया का पासपोर्ट है, ये जानकारी मिल रही है। तो आत्मघाती हमला जो फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जिसने धमाका किया, उसके पास से सीरिया का पासपोर्ट मिला है, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। पेरिस में जो एक के बाद एक बड़ा आतंकी हमला किया गया, उसमें फुटबॉल स्टेडियम के बाहर भी 2 जो बम धमाके हैं वो किए गए थे। आत्मघाती हमलावर वहां पर आए थे और उनमें से एक आत्मघाती हमलावर के पास से सीरिया का पासपोर्ट मिला है। तो ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन वापस हमारी चर्चा के मुद्दे पर आते हैं। नलिन, आपने सुना, हमारे साथ दीपांजन चक्रवर्ती मौजूद है, पूर्व एनएसजी कमांडो, और उनका ये कहना है कि इस तरह के हमलों को हम तब रोक सकते हैं तब जबकि हमारे पास खुफिया तंत्र मजबूत हो। एनसीटीसी की बार बार बात होती है लेकिन उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है। बिना इसका राजनीतिकरण किए मुझे लगता है इसके 4-5 पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है, इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि 100 ऐसे प्रयास होंगे उनमें से एक भी सफल हो जाए तो वो एक सक्सेसफुल आतंकवादी हमला होता है जी। और जितने विश्व है सबको लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप फ्रांस की एक अच्छी सिस्टम है लेकिन वहां पर ये 2 हमले हुए हैं बहुत शॉर्ट में। हमारे यहां मानता हूं कि वेस्ट की तरह हो सकता है वो सिस्टम्स ना हो, तब भी यहां पर हमारे जो अलग अलग सरकारों के नीचे, ऐसी बात नहीं कि एक ही सरकार के नीचे, अलग अलग सरकारों के नीचे कई कामयाबी मिली है और आतंकवादी हमले भी हुए। लेकिन इसलिए इसमें कोई कहानी खत्म नहीं हो सकती, जी, लेकिन नलिन हम आज का जो चर्चा का मुद्दा है उस पर भी अगर वापस आए तो आईएसआईएस से कितना खतरा है भारत को, क्योंकि राजनाथ सिंह इस तरह की बात कह चुके हैं कि युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है भारत में आईएसआईएस द्वारा। बिल्कुल, इससे मुझे लगता है आईएसआईएस से उतना ही खतरा है भारत में जितना अन्य देशों में भी है।
क्योंकि आईएसआईएस ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सोच कहीं एक ज्योग्राफिकल रीजन तक केंद्रित नहीं है। और ये भी सत्य है कि हमारे यहाँ से लोग जो है, यंग लड़के हैं, प्रभावित होकर वहां गए हैं, कुछ उनमें से वापस आए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया है कि एजेंसीज ये प्रयास कर रही हैं कि उन पर फुल कार्रवाई की जगह मतलब क्या उनसे सूचना मिले और उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और मुझे लगता है इसमें सरकार को तो अपना दायित्व जो करना है करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में मुझे लगता है समाज के भी जो तबके इसमें हेल्प कर सकते हैं, सबको लगना पड़ेगा, क्योंकि इस तैनाती में जो व्यक्ति कहीं देख लेता है सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज के लोगों को भी समाज का रोल भी इंपॉर्टेंट, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हम क्योंकि सबको युवाओं को तैनात रहना आकर्षित पड़ेगा, ये करने कहने की का बात कोशिश हो रही है। प्रियंका, आप मानती हैं इस बात को कि सरकार अपना काम करेगी लेकिन युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें समाज का भी एक अहम योगदान होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज पहली बार होगा कि मैं नलिन जी की बात से काफी सहमत हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर है। 3 मुद्दे सामने आते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन आवर बॉर्डर्स। ये तीनों चीज हमें ध्यान में रखकर हमारी पॉलिसी बनना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि युवा सिर्फ हमारे ही देश के नहीं, बहुत सारे देशों के आकर्षित हो रहे हैं पूरी आइडियोलॉजी को लेकर, आईसिस जैसी आइडियोलॉजी को लेकर। और जो हमारा एनिमी है इस्लामिक स्टेट की जो हम बात करते हैं, वो डिजिटली इतना एम्पावर्ड है, लोगों से कनेक्ट कर रहा है, यूथ से कनेक्ट कर रहा है यूजिंग द ऑल काइंड्स ऑफ न्यू मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे साथ सैयद अतर हुसैन देलवी मौजूद हैं, धर्म गुरु है। अतर हुसैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये बार बार बात होती है कि भारत पे कुछ युवाओं को प्रभावित किया है, हालांकि उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन भारत में जिस तरह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जिक्र हो रहा है कि आईएस ने वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी जो है उनको वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में भी पैठ बना सकते हैं? देखिए, अहम तरीन बात यह है जो नलिन साहब ने भी कहा और सभी लोग इस पर मुत्तफिक हैं, हमारा भारतीय समाज ऐसा है कि जहाँ पे ऐसे किसी भी एक्टिविटीज़ को पनपने के ज़्यादा मौके नहीं मिले। पहली चीज़ हमको समझनी चाहिए कि आईएसआईएस उसका निशाना किसी एक धर्म, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता और पूरी इंसानियत की दुश्मनी उनके खून में बसी हुई है। और ये मौका है कि पूरी इंसानियत को मिल के, और भारत जो अब तक कह रहा था कि हम आतंक से ग्रस्त हैं, जिसने अपने 2 प्रधानमंत्री और कई बड़े लीडरों को जो आतंक के नज़र किया है, अब भारत का ये दावा मजबूत, और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब यूनाइटेड नेशन को आतंकवाद की परिभाषा तय करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, जहाँ तक सारे समाज की बात है, मुस्लिम समाज की बात है, एकजुट कहते हैं कि आईएसआईएस के लिए इस देश में ना कभी गुंजाइश थी, ना दुनिया में गुंजाइश है। लेकिन फिर भी कुछ युवाओं को ही सही, अगर वो प्रभावित कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, जो प्रोपेगेंडा होता है, पाकिस्तान ने एक ज़माने में कश्मीर में जो प्रोपेगेंडा किया, और आपने देखा कुछ दिन पहले वहाँ पे जो आईएसआईएस के झंडे भी नजर आए, लेकिन कश्मीर में भले ही उनके जो विचार है हमसे बहुत भिन्न होते बहुत से लीडरों के, मगर उन सब ने भी कहा कि आईएसआई की जो सोच है वो ना तो इस्लाम के मूलों से अंदाज रखती है और ना ही हमारी भारतीय परंपराओं से। तो आपको लगता है कि ये कुछ लोगों से आगे नहीं बढ़ पाएगी? इंशाअल्लाह ताला, जो बिल्कुल समझता हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा साहब, तब जब कश्मीर में विरोध प्रदर्शन होता है और वहां पर आईएस के झंडे दिखाई देते हैं, तो क्यों ना समझा जाए कि भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है आईएसआईएस? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहली बात तो हमारा मुल्क अमन पसंद मुल्क है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा आईएसआईएस से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं है। जहाँ तक सवाल जम्मू कश्मीर का है, तो मैं समझता हूँ इस बात पर बीजेपी को बहुत मंथन करना पड़ेगा कि आखिर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्यों हर जुमा को वहाँ आईएसआई के झंडे लहराए जाते हैं। दूसरा, आईएसआई का जहाँ तक सवाल, आईएसआईएस का जहाँ तक सवाल है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो मुसलमान, मुझे लगता है कि वो मुसलमान की परिभाषा भी नहीं जानते हैं कि आखिर मुसलमान कहते किसको। इस पर नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन, अंसार रजा साहब तो सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में ही क्यों दिखाई दे रहे हैं झंडे? छोड़ दीजिए जी। और मतलब सीधा भाजपा को खींचना राजनीतिक, यही तो दिक्कत हो रही है। मतलब अगर ये जो है, आपको भी चिंता करना पड़ेगा कि विश्व के अंदर में इतने ज्यादा नौजवान लोग दूसरों को मारने के लिए क्यों तूल रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? और बताइए, आईएसआईएस जैसे फिलॉसफी जो है, आप लोगों को खड़े होकर कंडेम करना, कंडेम कर चुके हैं हम, और हमने इतनी नलिन कोहली साहब पे आ जाते हो भाजपा को गाली देने के लिए। कोहली साहब, ताव मत दिखाइए, गाली नहीं दे रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको, ताव मत दिखाइए।
हमने आप ये मुझे कहा है कोई कि आईना हमारे दिखाइए, पहले आप अपने आईने में खुद देखें क्या हम हो रहा है देख रहे हैं विश्व में, अपने उसके आईने बाद में। आप जो है आईना हमने दिखाइए। कह दिया ये कि हमारे लिए हिंदुस्तान बहुत के गंभीर मुसलमानों समस्या का है। ISI से और कोई आज लेना विश्व देना में नहीं है। प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो बहुत दुख की बात है एक कि सेकंड, भारत दुख की दूर बात जा नहीं रहा है। आतंकवाद से जो उचित नहीं है, एक सेकंड, गलत एक है। सेकंड, नलिन मौलाना अतर देहलवी देहलवी साहब कुछ कहना चाहते हैं, जी। मौलाना देहलवी बोल रहा हूँ मैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहता हूँ, बिल्कुल सच है। आज की तारीख में हमको भाजपा या कांग्रेस नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि आज वक्त ये आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सारे सामाजिक संगठन सब मिलकर इस पे करें। जहाँ तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि अंजुमन मिनहाज रसूल 1991 से हम आतंकवाद के लिए कह रहे हैं और हम आज भी कहते हैं कि इसको इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हो या पंजाब हो, कोई भी हो, आतंकवाद पे आतंकवाद की तरह बात करनी चाहिए और ISIS के मुकाबला आतंकवादियों की तरह करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से बात खत्म नहीं होती है। अगर 6 युवक भी भारत से प्रभावित होते हैं, मानवता के समाज से अगर बन रही है तो मैं समझता हूँ जरूरी और आपको मालूम होना चाहिए नलेली साहब, हमारी बात को आप समझे नहीं। हमने कल प्रधानमंत्री साहब ने जो कल लंदन में बयान दिया उसका स्वागत हमने किया है। ठीक है, लेकिन आप उसकी वजह क्या, कश्मीर में ISI जो कर रहा है उसके बाद मौलाना साहब दो बातें तो हो नहीं सकती ना। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में कह रहे हैं कि इस पर हम लोगों को सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अब हम जो है, और मुझे लगता है समाज के हर तबके को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, सरकार में हो, सरकार के बाहर में हो, राजनीति में हो, अलग हो, सबको मिलकर अब काम करना पड़ेगा। नलिन एक बात सुनिए, उनका सवाल है, उस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो ये कि पूरे भारत में नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के दौरान ISIS के झंडे क्यों दिखाई देते हैं, इस पर वहां की सरकार को भी सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पर सीधा जवाब दे देता हूं। मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए। पाकिस्तान अगर खेल रहा है भारत के साथ, तो इसमें क्या भाजपा के आप दोष देंगे या पाकिस्तान से लड़ेंगे? बेसिक इशू यही है। नहीं, जब हम लोग जो है अपनी डिवीजन दिखाते हैं तो उनको अवसर मिलता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक जुमा को हर जुमा को तो आप कर क्या रहे हो, हुकूमत कर क्या रही है? लेकिन नितिन गोखले जी, अभी नलिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह की साजिश कर रहा है, तो इसके बारे में सरकार का क्या रोल होगा? लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की साजिश कर रहा है, और ये हम जानते हैं कि ISIS पाकिस्तान में और जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है उनमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भारत के लिए तो मुश्किल खड़ी करेगा ही ना। पाकिस्तान तो हमेशा ही भारत के लिए मुश्किल, लेकिन उसके लिए हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा ना नलिन। इसीलिए तो हर दूसरे तीसरे दिन समझौता करने लग बैठ जाते हैं आप लोग, जब आपको मालूम है तो। चलिए ठीक है, नितिन गोखले का जवाब ले लेते हैं। नितिन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये खतरा जो है अभी अगर भारत में नहीं आया है तो ये अच्छी बात है, पर ये खतरा भारत में नहीं आए इसके लिए कोई जो एक कार्रवाई करनी होगी वो सरकार को समाज के साथ मिलकर करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक हमला होता है भारत में तो उसके साथ साथ कम से कम 12-13 हमले साल में इसको नाकाम किए जाते हैं खुफिया एजेंसी बिल्कुल से। तो ये एक जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर में भी अगर झंडे दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम वो ISIS से जुड़ने में जा रही है। कुछ उसमें तबके हैं वो जाना चाहते हैं, की जरूरत है। बिल्कुल है, समाज को साथ देना पड़ेगा, किसी को शंकित नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। दीपांजन चक्रवर्ती भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी दीपांजन। देखिए, जब मैंने शुरू किया था इंटेलिजेंस नेटवर्क और NCTC के बाद, तो ये मिस्टर नलिन ने मुझे कहा था इनडायरेक्टली कि हम लोग पॉलिटिक्स के बात मत करें। और जब पॉलिटिक्स की बात हुआ तो सबसे पहले उछल पड़े। मैंने नहीं कहा, आपको तो उनको तो पहले बोलिए कि आप थोड़ा शांत रहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा दीपांकर जी, आपकी गलतफहमी है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने आपकी बात सुनी भी नहीं क्योंकि मैं लेट प्रोग्राम में आया था, तो ये गलतफहमी है। चलिए ठीक है, आपने गलतफहमी साफ कर दी। जी दीपांजन, आपकी गलतफहमी है तो इसलिए आपका आरोप भी तो गलत हो जाएगा भाई साहब। आप अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन मैंने आपके किसी व्यू पर कोई अभी टिप्पणी नहीं की। सुन लेते हैं नलिन दीपांजन जी को। जी आप बताइए कि आप लोग हर जगह पे जो पॉलिटिक्स ले रहे थे, वेदर हमारा एनडीए सरकार होता है या यूपीए सरकार होता है, हिंदुस्तान के सरकार नहीं होता है। और जब यूपीए सरकार आता है तो पुराने एनडीए को गाली देते हैं, जो एनडीए सरकार होता है पुराना यूपीए सरकार को गाली देते हैं। और लड़ते तो हम जो सेनानी है, हम लोग फौज के लोग हैं, हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन नलिन, पर मेहरबानी करके आप लोग ये इशू में पॉलिटिक्स को मत लाइए। आप लोग साल भर पॉलिटिक्स करते हैं, कम से कम आज इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका भी जवाब देना चाहती है। प्रियंका, लेकिन अभी तक प्रियंका जी ने भी बीजेपी के विरुद्ध एक वाक्य नहीं कहा है।
राजनीतिक डिस्कशन होगी तो मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। प्रियंका, आपने सुना दीपांजन को, लेकिन इन मुद्दों पर, आतंक से जुड़े मुद्दे पर या आतंकवादी हमले से जुड़े मुद्दे पर राजनीति होती है कहीं ना कहीं, और अभी तक भी हम बार बार जब इस तरह का हमला होता है, भारत में जिस तरह का आतंकी हमले हुए हैं, तो लगातार ये सवाल उठता है कि हमारा जो खुफिया तंत्र है वो बहुत मजबूत नहीं है, कभी खामियां दिखाई देती हैं, लेकिन राजनीति से बाज नहीं आते हैं लोग। नहीं, देखिए, दो तीन चीज हैं इसमें, राजनीतिक रंग नहीं दे रहे थे। मुझे लगता है जिस तरीके से कहा गया कि ये कुछ चैलेंजेस हैं, जब हम समाज की बात करते हैं, जब मौलवी जी ने एक सवाल उठाया कि कश्मीर में फ्लैग्स उठ रहे हैं, दो तीन चीजें। चैलेंज ये है कि आज के जो युवा हैं उनको जॉब्स और एजुकेशन की जो जरूरत है, वो उनको राइट डायरेक्शन देना, वो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें मैं ना बीजेपी में पढ़कर ना कांग्रेस में पढ़कर बात कर रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, सरकार के पास चैलेंज होते हैं कि आज अगर युवा आईएस का फ्लैग उठा रहा है तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि युवाओं को गेनफुली एम्प्लॉय करने का और उनका आकर्षण आईएसआईएस की तरफ ना बढ़ाने का। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आईएसआईएस एक ऐसा नया नेटवर्क है जो सारे न्यू मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर रहा है युवाओं को ल्योर करने के लिए, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमें एज अ गवर्नमेंट, एज अ समाज, हमें पुख्ता करने की जरूरत है। तो अगर सवाल उठ खड़े होते हैं, मैं कहूंगी नलिन जी से, नलिन जी एज अ सरकार के हिसाब से कि सरकार में प्रिपेयर्डनेस है या नहीं, उसको लेकर हो रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर। ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ठीक है, इस पर नलिन का जवाब लेंगे, लेकिन अतर हुसैन दहलवी साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अतर हुसैन दहलवी साहब, ये एक बड़ा सवाल है जो प्रियंका ने उठाया है कि आईएसआईएस का खतरा इसलिए भी क्या नहीं बढ़ जाता क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए, जो भी कम्युनिकेशन के नए माध्यम है, उनके जरिए युवाओं से सीधे जुड़ रहे हैं और युवा उनसे प्रभावित हो रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसा है? देखो सुमेरा, मुझे सबसे मुबारकबाद है कि आप एक बहुत अहम इशू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, नलिन से भी और कांग्रेस से भी। लेकिन दीपांजन और गोखले जी की जो चिंता है, हमारी चिंता ये कि भारत में खाली आईएसआईएस नहीं, बल्कि आईएसआईएस और पाकिस्तान अलग अलग माध्यम से हमारे अंदर हस्तक्षेप करता रहता है। नलिन, मुझको कहीं ना कहीं चिंता कल की बात पर हुई जब माननीय प्रधानमंत्री पंजाब के कुछ लोगों से ब्रिटेन में मिले। आपको मालूम होगा कि हीरानगर की वारदात या पंजाब में जो कुछ हुआ था, अब इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। हमारा कहना है कि एक बहुत बड़ी पॉलिसी को इख्तियार किया जाए, पाकिस्तान से आइंदा कोई भी चर्चा, उस चर्चा में इस बात को शामिल किया जाए, चाइना को भी इंक्लूड करके, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करके, कि अब आतंकवाद के खिलाफ जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई वार्ता नहीं होगी। तीसरी चीज़, इंटरनेशनल मंच पर हमको बताना पड़ेगा कि हम आतंकवाद से इतने ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं, क्या पंजाब हो, क्या नॉर्थ ईस्ट हो, क्या साउथ हो, जो दीपांजल की परेशानी है कि अगले जो हमारा जो विंटर सेशन आ रहा है उसमें आतंकवाद की ऐसी परिभाषा जिसमें किसी धर्म के युवकों को नहीं, बल्कि कहीं के भी हो, क्या वो नॉर्थ ईस्ट हो, क्या कश्मीर हो, क्या तमिलनाडु हो, आतंकवाद को परिभाषित पहले हम करें ताकि दुनिया हमसे सीखे। नलिन, इस पर जवाब देना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज भी इस मुद्दे को उठाया कि दुनिया को, यानी संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद को परिभाषित करने की मुझको ये ना लगे मौलाना दहलवी खाली आतंकवादी होता है। क्या पहले भारत में से करने की जरूरत है? मौलाना साहब, पता नहीं किसने आपको गलतफहमी दी, कोई भी आप पर ऐसा आरोप लगा रहा है, गलत है। देखिए, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा रिस्क रहता है जब इन चीजों को कोई जोड़ेगा, तो इसीलिए आतंकवाद के विषय पे संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि ये अब दुनिया में कैंसर की तरह फैल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी सुमेरा जी ने कहा कि इसकी परिभाषा भी विश्व पर है नहीं, और दूसरी बात है कि विश्व में ये अब ऐसा नहीं है कि एक भारत अलग देख सकता है, कोई और अलग देख सकता है, क्योंकि ये हर जगह जा रहा है। मुशर्रफ साहब ने अभी क्या कहा, पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने अपने आप को सीईओ कहते थे, पाकिस्तान के उनका स्टेटमेंट है हमेशा भारत की तरफ टेररिस्ट ग्रुप के हैं, तो इसीलिए इन बातों को मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान के साथ नहीं, आप देखिए पहले ही टॉक्स के कैंसिल हो गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी के, उसके बाद जो है जब एनएसए के उसके लिए क्या सरकार तैयार है? डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले हमारे साथ मौजूद है। नितिन, बड़ा सवाल ये है कि युवा इससे आकर्षित ना हो, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? उसका जवाब नहीं अभी तक मुझे मिल पाया है। क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? क्या एजेंसियां इसके लिए कुछ कर रही हैं? मैं समझता हूँ जितनी मेरी जानकारी है कि पिछले 2-3 सालों से एक प्रोग्राम चल रहा है एजेंसियों का और कुछ जो एनजीओज हैं उनको मिलकर और जो एक काम कर रहे हैं कि डी रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन डी रेडिकलाइजेशन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि आईएसआईएस का जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ऑनलाइन होता है। आपने देखा होगा यूरोप से जितने लोग गए हैं ऑनलाइन अट्रैक्शन होने के बाद ही वहाँ गए हैं। भारत से भी कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, अभी भी वो शायद
सर्च करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, पर उसके लिए एजेंसियों ने और बाकी मतलब वो सरकार ने काम कर रहे हैं कि उनको एम्पावर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। साहब, क्या इस तरह से एजुकेट करके, इस तरह से लोगों को बताकर युवाओं को डी रेडिकलाइज किया जा सकता है? देखिए, उससे जो जुड़ने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क को तो नहीं, जहाँ के लोग हों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना उन्हें मज़हब के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज है, ना ज़्यादा तालीम है, वो तभी तो उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नलिन कोहली साहब हैं, प्रियंका जी बैठी हुई हैं और ये हमारे 2 एक्सपर्ट हैं, मौलाना साहब हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ तमाम पैनलिस्ट से, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, चाइना अपने आप को सुपर पावर कहता है, हम कोई शक नहीं कि हम भी सुपर पावर हैं। क्या 3 मुल्क मिलकर के ISI को कुचल नहीं सकते? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हम नहीं बना सकते? तीनों मुल्क को मिलकर के बना सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम उसमें पीछे हैं? नहीं, लेकिन हम तो अपने मुल्क पर जो खतरे हैं उनसे निपट लें। हम पहले तो उसको जड़ ही क्यों ना मिटा दो? हम क्यों खतरा महसूस करें? लेकिन क्या जहां से उठ रहा वही क्यों ना हम खत्म कर दें उस जड़ को? लेकिन क्या इतना बड़ा खतरा है भारत के लिए ISIS? ये दीपांजन चक्रवर्ती, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दीपांजन, क्या ISIS इतना बड़ा खतरा है भारत के लिए? यस, देखिए, हम लोग जो मूल मुद्दा है उस मुद्दा से हम हटके दूसरी बात कर रहे हैं जी। खतरा मेरे हिसाब से भयंकर है, क्योंकि ISIS का जो स्ट्रैटेजी है, दे हैव चेंज देयर स्ट्रैटेजी। अभी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी कॉल्ड लोन वुल्फ। अब लोन वुल्फ कॉन्सेप्ट में ये नहीं है कि 6 आदमी 8 आदमी मिलके अटैक करेंगे। इन लोग चुन लेते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको रेडिकलाइज करना आसान है, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे लोगों को लेते हैं, एंड दोज हु हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो एनी बैकग्राउंड, नथिंग। नाउ ऐसा लोगों को वो ट्रेन करके छोड़ देते हैं और वो आदमी अकेला ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई फंडिंग जो होता है लोकलाइज फंडिंग होता है। सो इनको ट्रेस करना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओनली सोशल स्ट्रक्चर आपका गांव में, घर में, स्कूल में, मतलब समाज की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उसमें डीरेडिकलाइजेशन करना है। अतर हुसैन दहलवी साहब, तलाश पाएंगे आदमी को, तलाश पाएंगे आदमी को, उनको कैसे रोका जा सकता है ताकि वो प्रभावित ना हो? डी रेडिकलाइज कैसे किया जा सकता है, इस्लामिक कट्टरवाद की तरफ ना जाए? मैं बिल्कुल, संक्षेप में समय पहली चीज तो ये है कि जो समाज है, समाज में खासकर जो पेरेंट्स हैं, सोशल मीडिया के बारे में सबसे अच्छी बात APJ अब्दुल कलाम की थी कि अगर अगली कोई जंग हुई तो शायद वो सोशल मीडिया की वजह से हो। तो हमको बच्चों पे अपनी निगाह रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझना चाहिए कि ISIS में ज़्यादातर शामिल होने वाले लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो रहे हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा जिनको मारा है वो मुसलमानों को मार रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है, वो हर उस आवाज़ को दबा रहा है मुसलमानों की जो सही इस्लाम पेश कर रहे हैं। वो मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, खानकाहों को निशाना बना। और अंतिम बात मैं कहूँगा, अब हमको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, बल्कि आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, विश्व स्तर पे ये वक्त आ गया कि हम दुनिया को ये बताएं कि भारत सही मायने में एक ऐसा समाज, एक ऐसा सहनशील समाज है जो सबको साथ लेके चलने की ताकत रखता है और हम दुनिया में टेररिज्म को खत्म करने के लिए ऐसी परिभाषा पेश करते हैं। भारत सहनशील समाज है, लेकिन भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, अगर IS से कोई खतरा नहीं भी है, उस तरह के आतंकी संगठनों की वजह से अगर कोई खतरा है, तो उससे निपटने के लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बड़ी बहस से क्या निकला वो अपने दर्शकों को बता दें। इस बड़ी बहस में जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि आतंक के खिलाफ देश में कोई बड़ी संस्था नहीं है, सतर्क रहने की लेकिन जरूरत है। भले ही ISIS से उतना बड़ा खतरा ना हो, लेकिन और तमाम ऐसे संगठन हैं जिनसे खतरा है। मुस्लिम एक्सपर्ट का ये कहना है कि IS का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।